हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एवं कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। अभी उपराष्ट्रपति ने अटल रैंकिंग जारी किया है, उस रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। तो कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ये IIT मद्रास। कौन? IIT मद्रास। ये जो IIT मद्रास है, ये लगातार दूसरे वर्ष नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। IIT मद्रास लगातार दूसरे वर्ष नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और यह जो रैंकिंग अटल रैंकिंग है, यह शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाती है और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष अर्थात 2019 में हुई थी। तो अटल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर है और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर और कानपुर सिक्स्थ स्थान पर है। कानपुर छठे स्थान पर है। तो एम वेंकैया नायडू द्वारा जो अटल रैंकिंग जारी गई है उसमें टॉप पर है IIT मद्रास। इसके अलावा जो IIT मद्रास है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी पहले स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी IIT मद्रास टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया या विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को अभी कल मनाया गया है विश्व मानवता दिवस। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी भी दिवस मनाया जाता है। क्या? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, यह मानवता के लिए कार्य करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान तक गंवा दी थी। तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। क्या? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 13 अगस्त को क्या है? ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस। तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है। अभी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? कौन है ये? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया क्यों है? ये जो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता थे, उनका क्या नाम है? शेख मुजाबिर। कौन? शेख मुजाबिर। शेख मुजाबिर जो है बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता थे। 15 अगस्त 1975 को, कब? 15 अगस्त 1975 को इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। शेख मुजाबिर की, जो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता हैं, इनकी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। इसीलिए बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम भारत के गोवा तट पर पहुंचा है? संग्राम किस देश का नौसेना जहाज है जो कि भारत के गोवा तट पर पहुंचा है? किस देश का है? वो बांग्लादेश का। इसका? बांग्लादेश का। बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? वो है ढाका। और अभी बांग्लादेश में 15 अगस्त को जो है क्या मनाया है? राष्ट्रीय शोक दिवस। 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है वो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास होता है संप्रति नाम का। क्या नाम का? संप्रति।
ये भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास होता संप्रति, और अभी ये हुआ है कहाँ पर, मेघालय में। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी संप्रति नामक अभ्यास मेघालय राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना कहाँ पर किया है। गुणवत्ता नियंत्रण लैब, क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहाँ पर किया है। कहाँ पर किया है ये, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। और ये जो लैब है यह समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। ये जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका जो पूरा नाम है वो है मैरीन, या इंग्लिश में मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या, MPEDA का पूरा नाम है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना गुजरात के पोरबंदर में किया है। अगला क्वेश्चन है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान नामक देश का पहला हर्बल म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान नामक देश का पहला हर्बल म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। चमोली जिले के गोपेश्वर में भारत का पहला हर्बल म्यूजियम स्थित है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान नाम से। यह संस्थान जो है हिमालय जड़ी बूटियों से सबसे अधिक हर्बल उत्पाद तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनने के लिए किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनना है। वो है अशोक लवासा। कौन, अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन थे, ये चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, चुनाव आयुक्त। ये सुनील अरोड़ा कौन है, ये सुनील अरोड़ा ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। सुनील अरोड़ा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जीसी मुर्मू कौन है, जीसी मुर्मू को कैग बनाया गया है, कैग। जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल बने थे जीसी मुर्मू। वहाँ से इस्तीफा इन्होंने दे दिया, उसके बाद इन्होंने कैग इनको बनाया गया। मनोज सिन्हा कौन है, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया जीसी मुर्मू के स्थान पर। तो सुनील लवासा जो भारत के चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बनने के लिए। और सुनील अरोड़ा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। बात आई है एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला कहाँ है, ये फिलीपींस की राजधानी है। और ये जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसी बैंक में अशोक लवासा जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये जो है सितंबर 2020 में अपना पद ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो किस राज्य ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन को मंजूरी प्रदान की, ये है उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन को मंजूरी प्रदान की। यह संगठन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2020 को किस संगठन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 8 सितंबर 2020 को किस संगठन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। एक गलत लिख दिया गया है, ये टाइप गलत हो गया, सौर गठबंधन नाम है, गठबंधन। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। कौन? अर्जुन सुब्रमण्यम। इन्होंने ही फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 पुस्तक को लिखा है। ये जो अर्जुन सुब्रमण्यम है, ये भारत के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है। अर्जुन सुब्रमण्यम जो भारत के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, उन्होंने इस पुस्तक में कारगिल संघर्ष सहित हर बड़े ऑपरेशन को इसमें कवर किया है। उनकी यह पुस्तक जो है इंडियाज वार से मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 की अगली कड़ी है। इनकी एक पुस्तक और थी, वो थी इंडियाज वार से मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971। ये जो है इनकी एक पुस्तक और थी। इसी कड़ी में इन्होंने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा किया है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अब ग्वालियर एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे होगा। अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे होगा और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया? अभी हाल ही में किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को बंदी बना लिया है? ये किस देश में हुआ है विद्रोह? ये हुआ माली। माली जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और इसकी जो कैपिटल है, माली की जो कैपिटल है वो बमाको है। बमाको, माली की कैपिटल है बमाको। और माली जो है लैंड लॉक्ड देश है, अर्थात स्थल अवरुद्ध, मतलब ये किसी समुद्री तट से समुद्र को टच नहीं करता है। माली जो है स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड देश है और यहाँ की सेना ने विद्रोह करके यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित सातों महाद्वीप पर अपनी प्रस्तुति देने वाले प्रथम भारतीय शास्त्रीय गायक व ख्याल शैली के विशेषज्ञ पंडित जसराज का निधन कहाँ पर हुआ? ये शास्त्रीय होना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था। शास्त्रीय गायक व ख्याल शैली के विशेषज्ञ पंडित जसराज का निधन कहाँ पर हुआ है? ये पद्म विभूषण सम्मानित है और सातों महाद्वीप पर अपनी प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और ख्याल शैली के विशेषज्ञ हैं पंडित जसराज। इनका निधन कहाँ पर हुआ है? इनका निधन हुआ है न्यू जर्सी अमेरिका में। कहाँ? न्यू जर्सी अमेरिका में। न्यू जर्सी अमेरिका में, अमेरिका का शहर है न्यू जर्सी, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। और पंडित जसराज के सम्मान में नासा ने 2019 में नए खोजे गए एक ग्रह के नाम पर इनका नाम रखा है। पंडित जसराज के सम्मान में नासा ने 2019 में खोजे गए एक ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा था। तो पंडित जसराज का निधन हुआ अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? वो है धारवाड़। इस धारवाड़ चट्टान में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, अभ्रक, संगमरमर इत्यादि जो है खनिजें पाई जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़। क्या? धारवाड़। आर्कियन जो है, इसमें जो आर्कियन है ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। भारत में ये जो आर्कियन है सबसे प्राचीनतम चट्टान है और धारवाड़ आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। ये जो गोंडवाना है ये कोयला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है। भारत का 98% कोयला इसी गोंडवाना चट्टान में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं या समुद्र से लगे हुए हैं। कुल कितने राज्य हैं? ये हैं कुल 9 राज्य। 9 भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन? एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो भारत जो है मालदीव के साथ एयर बबल समझौता किया है। एयर बबल एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें दोनों देशों की एयरलाइंस कुछ नियम व प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करती हैं। एयर बबल एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें दोनों देश की एयरलाइंस कुछ नियम व प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ भारत ने मालदीव को अभी सहायता दिया है वहाँ के 3 द्वीपों को मालदीव की राजधानी माले से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायोएथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायोएथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। तो इनका लक्ष्य कितना है? ये है 10%। कितना? 10%। और इसे 2030 तक बढ़ा करके 20% किया जाएगा। 2030 तक बढ़ा करके इसे कितना किया जाएगा? 20% किया जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।